आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत ना एक बहुत ही चौंकाने वाले ऐतिहासिक तथ्य से करते हैं। मतलब आजकल के दौर में जहां हर चीज 50 सेकंड के शॉर्ट वीडियो में देखकर तुरंत समझ लेना चाहते हैं, वहां देश की सबसे बड़ी जानकारी यानी जनगणना में इतनी लंबी देरी हो रही है। हाँ, ये सच में सोचने वाली बात है कि जिस दुनिया में डेटा इतनी तेजी से बदलता है, वहां हम इतने बड़े स्तर पर रुके हुए हैं। बिल्कुल। और जरा सोचिए, 1872 में जब से भारत में जनगणना शुरू हुई है ना, इसकी लैग कभी नहीं टूटी। यहाँ तक कि 1941 का जो दौर था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय भी गिनती नहीं रुकी थी। एकदम सही कहा आपने। हाँ, तब भी काम हुआ था। लेकिन आज इतिहास में पहली बार इस प्रक्रिया में इतनी लंबी देरी हो रही है। तो इसी विषय की गहराई में उतरने के लिए आज हम भारत की बदलती जनसांख्यिकी और आगामी 2027 की ऐतिहासिक जनगणना पर चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही हम लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो से जुड़ी उस जटिल सच्चाई को भी समझेंगे, जो कागजी आंकड़ों से कहीं आगे जाकर हमारे समाज की असली तस्वीर दिखाती है। आज हमारे पास कई अलग अलग स्रोत हैं। हम 2027 की जनगणना से जुड़े विकिपीडिया पृष्ठों, सांख्यिकी मंत्रालय यानी MOSPI के डेटा रिलीज कैलेंडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर राज्यसभा के प्रश्न उत्तर, PLOS-1 जर्नल की एक वैज्ञानिक रिसर्च और UPSC के कुछ विश्लेषणात्मक लेखों पर बात करेंगे। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इन तमाम स्रोतों को जोड़कर ये देखा जाए कि ये जो जनसंख्यिकीय आंकड़े हैं, जनगणना की देरी है और जेंडर से जुड़े जो रुझान हैं, वो असल में हमारा समाज और भविष्य की नीतियां कैसे तय करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 2027 की इस बहुप्रतीक्षित 16वीं जनगणना से ही शुरुआत करते हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा और मैं सोच रही थी कि इसका नया स्वरूप काफी दिलचस्प है। बिल्कुल, ये 2 बड़े चरणों में होने वाली है। अक्टूबर 2026 में मकान सूचीकरण होगा, जिसे हाउस लिस्टिंग कहते हैं, और फिर मार्च 2027 में मुख्य जनसंख्या की गिनती होगी। और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव है ना, वो ये है कि ये पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मतलब आप कल्पना कीजिए कि 33 लाख प्रगणक या एन्यूमरेटर्स कागजों के बंडल नहीं बल्कि अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एक मोबाइल ऐप और पोर्टल के जरिए। और मुझे ये भी पता चला कि नागरिक खुद भी पोर्टल पर अपना डेटा भर सकेंगे, जिसे सेल्फ एन्यूमरेशन कहा जा रहा है। ये तो कागज रहित प्रशासन की तरफ बहुत बड़ी छलांग है। और जो मकान सूचीकरण है ना, उसमें 31 सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि घर में इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, लैपटॉप है या नहीं। हाँ, और यहाँ तक कि घर में खाया जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है, ये भी पूछा जाएगा। ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इससे कृषि नीतियां और खाद्य सुरक्षा की योजनाएं तय होती हैं। मतलब हम सिर्फ लोगों को गिन नहीं रहे हैं, हम उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पूरा नक्शा बना रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि आधिकारिक तौर पर तो देरी का कारण कोविड-19 बताया गया था, जो कि उस समय सही भी था। हाँ, पर अब तो काफी समय बीत चुका है। तो स्रोतों में विश्लेषक इसके पीछे और क्या कारण बताते हैं? देखिए, अगर हम विश्लेषकों की माने तो वो कुछ प्रशासनिक और नीतिगत उलझनों की बात करते हैं। उनका मानना है कि NPR यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और NRC को लेकर जो विवाद हुए, उससे मशीनरी धीमी हुई। और राज्यों की तरफ से जातिगत जनगणना की मांग भी तो लगातार उठ रही थी। बिल्कुल। विश्लेषकों के अनुसार इन सब मांगों ने नीति निर्माताओं को पूरी प्रक्रिया पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर किया। अभी इतना बड़ा काम है कि नीतियां स्पष्ट ना हो तो देरी होना स्वाभाविक है। लेकिन इस देरी का आम लोगों पर बहुत भारी असर पड़ता है। हमें लगता है कि ठीक है, डेटा कुछ साल बाद आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम PDS कहते हैं, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसी योजनाएं आज भी 2011 की जनगणना पर चल रही हैं। 2011 मतलब 15 साल पुराने आंकड़े। एकदम। इन 15 सालों में न जाने कितने नए परिवार बने होंगे, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आए होंगे, पर क्योंकि वो रिकॉर्ड में नहीं है, उन्हें राशन या दूसरी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। ये तो सच में बहुत गंभीर बात है कि सिर्फ डेटा न होने की वजह से लोग अपने हक से वंचित रह जाएं। और इसी के साथ एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप जातिगत गणना की बात कर रही हैं ना? हाँ, स्रोतों से पता चलता है कि 1931 के बाद पहली बार इस जनगणना में जातिगत गणना शामिल की जा रही है और ये 2029 के आम चुनावों के लिए लोकसभा सीटों के परिसीमन का आधार बनेगी। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। जी। इसे ऐसे समझें कि ये राजनीतिक सत्ता के पुनर्वितरण का काम करेगा। जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उन्हें नुकसान न हो, इसलिए ये 1976 से रुका हुआ था।
तो अब जब नए डेटा के साथ ये होगा तो यकीनन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ेगा। खैर, अब जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स की तरफ बढ़ते हैं। MOSPI का डेटा बहुत ही अलग कहानी बता रहा है। हाँ, जो जनसंख्या विस्फोट का डर था वो अब पीछे छूट रहा है। अनुमान है कि 2036 तक भारत की आबादी लगभग 152 करोड़ पर जाकर स्थिर हो जाएगी। वृद्धि दर धीमी हो रही है। और इसे समझने के लिए हमारे स्रोतों में केरल का जो उदाहरण है वो बहुत कमाल का है। 2026 में केरल की जनसंख्या करीब 3.66 करोड़ होगी, जो कि मलेशिया देश के बराबर है। हाँ, और वहाँ की वृद्धि दर पूरे देश में सबसे कम है, सिर्फ 0.35%। सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पुरुषों के मुकाबले 14.2 लाख महिलाएं अधिक हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर है। लेकिन जब वृद्धि दर पूरे देश में गिर रही है तो इसके लंबे समय के प्रभाव भी होंगे। भारत धीरे धीरे एक बुजुर्ग होती आबादी यानी एजिंग पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि समाज की बनावट पूरी तरह बदल जाएगी, है ना? बिल्कुल, इसे डिपेंडेंसी रेशो कहते हैं। आज हम खुश हैं कि हमारे पास बहुत से युवा हैं, लेकिन 20-30 साल बाद यही युवा बुजुर्ग होंगे। और उनके पीछे जो नई पीढ़ी आएगी उसकी संख्या कम होगी। सही कहा। तब अस्पतालों में बुजुर्गों की भीड़ होगी और कामकाजी युवाओं पर अपनी बुजुर्ग आबादी की देखभाल का बहुत ज्यादा सामाजिक और आर्थिक दबाव होगा। ये तो ऐसी बात है जिस पर हमें आज से ही सोचना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन चलिए अब चर्चा के उस हिस्से पर आते हैं जो बहुत ही संवेदनशील है और थोड़ा बेचैन भी करता है। सेक्स रेशो यानी लिंगानुपात की दोहरी तस्वीर। अगर हम सरकारी प्रयासों की बात करें तो राज्यसभा के डेटा और नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से सुधार तो हुआ है। हाँ, वो डेटा मैंने भी देखा। जन्म के समय लिंगानुपात जो 2014-15 में 918 था, वो 2024-25 में सुधरकर 929 हो गया है। और माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों का नामांकन भी 75% से बढ़कर 80% से ज्यादा हो गया है। और सबसे बड़ी बात, NFHS 5 के अनुसार पहली बार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं दर्ज की गई हैं। ये सुन के तो बहुत खुशी होती है। लेकिन यहीं पर हमें कागजी समग्र आंकड़ों और जन्म के समय लिंगानुपात की जमीनी सच्चाई का फर्क समझना होगा, क्योंकि PLOS-1 रिसर्च रिपोर्ट एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करती है। एकदम। जब मैंने वो विज्ञान पत्रिका की 2020 की रिसर्च पढ़ी तो मैं सन्न रह गई। उनका अनुमान है कि 2017 से 2030 के बीच भारत में 68 लाख मिसिंग फीमेल बर्ड्स यानी लापता महिला जन्म होने वाले हैं। 68 लाख। इसका सीधा मतलब है कि लिंग चयनात्मक गर्भपात की वजह से इन लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया गया। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये घाटा 20 लाख होने का अनुमान है। हम एक तरफ ऐप आधारित जनगणना कर रहे हैं और दूसरी तरफ तकनीक का ऐसा भयानक दुरुपयोग हो रहा है। और ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है। हरियाणा का ही ताजा उदाहरण देखिए, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इतना असर दिखा था और 2019 में लिंगानुपात सुधरकर 923 तक पहुंच गया था। हाँ, वहां 2024 में ये फिर से गिरकर 8 साल के निचले स्तर 910 पर आ गया है। आखिर यह गिरावट फिर से क्यों हो रही है? इसके पीछे गहरी आर्थिक वजहें हैं जो हमारे UPSC के स्रोतों में बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। सबसे बड़ा कारण है कृषि भूमि का सिकुड़ना। कृषि भूमि का सिकुड़ना, इसका लिंगानुपात से क्या संबंध है? संबंध बहुत सीधा है। जैसे जैसे खेतों का आकार छोटा हो रहा है, परिवारों में ये डर है कि अगर एक से ज्यादा बेटे हुए तो जमीन का और बंटवारा होगा। अच्छा, तो अब ये केवल एक लड़के वाला परिवार यानी ओनली बॉय फैमिली का नया ट्रेंड बन गया है। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि एक ही बेटा हो जो पूरी संपत्ति का वारिस बने। और जब ये आर्थिक सोच पुरानी पितृसत्ता के साथ मिलती है तो ये बहुत खतरनाक रूप ले लेती है। और विश्लेषकों का ये भी कहना है कि PNDT कानून जो भ्रूण जांच रोकता है, उसके लागू होने में जो हालिया ढिलाई आई है, वो भी इसका एक बड़ा कारण है। सही कहा। अब यहाँ श्रोताओं के मन में ये सवाल आ सकता है कि इन सब बातों से एक आम नागरिक को क्यों फर्क पड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि अक्सर लगता है कि ये तो बस समाजशास्त्रियों का काम है। लेकिन ऐसा सोचना गलत होगा। जब लड़कियों की संख्या कम होती है तो समाज में एक मैरिज स्क्वीज पैदा होता है, मतलब विवाह योग्य पुरुषों के लिए महिलाओं की भारी कमी हो जाती है। और इससे समाज में अपराध बढ़ते हैं। बिल्कुल, महिलाओं की मानव तस्करी, अपहरण और उन्हें एक वस्तु की तरह खरीदने बेचने के मामले सामने आने लगते हैं। कोई भी आम नागरिक ऐसे हिंसक समाज में नहीं रहना चाहेगा। और इसका आर्थिक प्रभाव भी तो है। अगर हम अपनी आधी आबादी को दुनिया में ही नहीं आने देंगे तो हमारा श्रम बल यानी वर्कफोर्स आधा रह जाएगा। एकदम, देश की GDP और आर्थिक विकास सीधे तौर पर धीमा हो जाएगा। ये सिर्फ मानवाधिकार का ही नहीं, अर्थव्यवस्था का भी मुद्दा है।
तो पूरी चर्चा को समेटें तो हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर हैं। हम तकनीकी रूप से इतने आगे जा रहे हैं, हमारी जनसंख्या स्थिर हो रही है, लेकिन लड़का-लड़की का भेदभाव आज भी नए रूपों में मौजूद है। स्मार्टफोन्स और डिजिटल पोर्टल्स आ गए हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं शायद अभी भी पूरी तरह अपडेट नहीं हुई हैं। बिल्कुल। और चर्चा खत्म करने से पहले हम सबको एक उत्तेजक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। बताइए। हमने देखा कि जमीन बचाने के लिए लोग सिर्फ एक लड़का चाह रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन पूरी तरह हावी हो जाएंगे, जब शारीरिक श्रम या जमीन का वो पुराना आर्थिक महत्व ही खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या तब समाज में जेंडर का आर्थिक मूल्य बदलेगा, या फिर हमारी सदियों पुरानी पितृसत्ता इतनी गहरी है कि वो नए तकनीकी युग में भी इस भेदभाव का कोई नया डिजिटल बहाना ढूंढ लेगी? तकनीक बदल रही है, लेकिन क्या हम अंदर से बदलेंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस जटिल डेटा और सामाजिक सच्चाइयों के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।